हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट 5 लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस पेपर सेट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप वो चारों सेट्स को अच्छी तरह से देखें ताकि आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे सेट्स मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी यानी यूपी टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के बनाया हूं। तो ये जो अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी या नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं या किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को इस प्रैक्टिस पेपर सेट से फ़ायदा मिलेगा। मैंने देखा कि काफ़ी कमेंट्स ऐसे अभ्यर्थियों का भी आ रहा था, विद्यार्थियों का आ रहा था जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अप्लाई किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहूँगा कि आज 15 तारीख को आपके लिए भी मैं कम से कम एक सेट तो डाल दूँगा और आपके लिए जो प्रैक्टिस पेपर सेट डाला जाएगा उसमें ऊपर मैं लिख दूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके नीचे लिखा रहेगा अभ्यास प्रश्न पत्र, और सेट वाइज सेट 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूसली डाला जाएगा जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। आपके रिक्वेस्ट को मैं स्वीकार करता हूं और मैं उसके लिए हार्डवर्क करूंगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज का सेट देखते हैं ज़्यादा बिना समय नुकसान किए। प्रश्न संख्या 1, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसके 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है बीजी खेर, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है पीडी टंडन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजी खेर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? बाबू राधा कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तीसरा प्रश्न, बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1930 या 1950। सही उत्तर है प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी, 1938 ईस्वी में बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न देखते हैं। कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? ऑप्शन दिया गया है उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश की। चौथा का ऑप्शन ए सही है, उत्तरांचल की। कुमायूनी उत्तरांचल जो हमारा एक नया प्रदेश है उसकी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है या खड़ी बोली? ये 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। आप भी दिमाग लगाइए। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें अवधी सही है, ऑप्शन बी, उन्नाव रायबरेली जिले में ये बोली बोली जाती है। छठवां प्रश्न देखते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन दिया गया है ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली या अवधी के। छठवां का ऑप्शन सी सही है, खड़ी बोली। मैंने आपको बहुत पहले सेट्स में भी बताए थे कि मेरठ, सहारनपुर और दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है और इसी को आधार मान करके हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यानी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को महत्व दिया और तभी से खड़ी बोली के रूप में ही हिंदी प्रयोग की जाती है, लिखी जाती है और बोली जाती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 13 को निश्चित स्वर ध्वनियां मानते हैं, 13 संख्या उनकी मानते हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग जो हैं वे स्वर ध्वनियां नहीं है, ना तो ये व्यंजन हैं। ये दोनों के बीच की कड़ी हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं।
तो इसलिए इन दोनों को निकाल दिया जाए तो स्वर कुल 11 बचते हैं री को लेकर के, वो भी री हरस्व री की बात मैं कर रहा हूं, दीर्घ री की नहीं, जो कि संस्कृत में प्रयोग की जाती है। तो ये 11 जो ध्वनियां हैं अ, आ, ई यानी हरस्व ई और दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, हरस्व री, और इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, इतने ही स्वर हैं, ये कुल 11 हैं। तो देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हो गई? 11। ऑप्शन बी सही है। थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कहीं कहीं पड़ जाती है, तो मुझे एक्सप्लेन कर लेने दिया करिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, तो मैं सोचता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी फ़ायदा हो, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो जाएं। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते हों, वो हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन को बोरिंग समझते हूँ, पर मैं ये आप सभी के लिए फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अभी अभी मैंने चर्चा की ऊपर के प्रश्न में, य लव, श श स ह, अंग अह या री श्र त्र, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जाहिर सी बात है अंग और अह सही है। ये अयोगवाह कहलाते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? नीचे कुछ संख्याओं की वर्तनियां दी गई हैं, 18, 68, 43, 82। तो कौन सी सही है और कौन सी गलत है? तो देखिए 68, 43 और 82 ये तीनों सही हैं। 18 जो लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है 18, जिसमें ट, अ के बाद ट आता है जो हलंत के साथ होता है। ऑप्शन ए सही है, ये अशुद्ध है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। फिर से देखिए यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला आ गया, हुए, गए, पढ़ाई या लीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 10वां का बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए की जगह य में ए की मात्रा होनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? नाभादास, विट्ठलनाथ, नंददास या गोकुलनाथ? सही उत्तर है 11वां का डी ऑप्शन, गोकुलनाथ। 12वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ लिखा गया है राष्ट्रभाषा के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। यहाँ आवश्यक है वाली बात नहीं है, नहीं है। पहला लिखा गया है बहुसंख्यक लोगों की भाषा। तो देखिए बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा को होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा उसी को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में बोली जाती हो, यानी बहुत ज़्यादा लोग उसको बोलते हों या अपनाते हों। दूसरा है सरकारी कामकाज की भाषा। देखिए राष्ट्रभाषा के लिए शर्त जरूरी नहीं कि सरकारी कामकाज की भाषा हो, तो ये ऑप्शन आवश्यक नहीं है उसके लिए, ऑप्शन बी सही है। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत, राष्ट्रभाषा को व्यापक यानी बहुत बड़े क्षेत्र में व्यवहार के रूप में अपनाया जाना चाहिए, तो ये उसके लिए आवश्यक है। विस्तृत शब्द भंडार ये भी आवश्यक है, लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा ये आवश्यक नहीं है राष्ट्रभाषा के लिए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजभाषा के प्रति सरकार का क्या कर्तव्य है, उसका क्या दायित्व है, इन सब उनकी कर्तव्य, सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है संविधान के? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 351? सही उत्तर क्या है? आप भी दिमाग लगाइए। ऑप्शन डी सही है मित्रों, 351 यानी आर्टिकल 351 में राष्ट्रभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14वां। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। 14 सितंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को, जब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया था?
तो जान जाइए संविधान सभा का महत्व जो है, जाहिर सी बात है कि ये 1950 से पहले ही रहा होगा। वंस जब संविधान, एक बार जब संविधान रेडी हो गया और सौंप दिया गया, लागू हो गया, तो संविधान सभा का महत्व खत्म। संविधान जो सभा थी वो संविधान के नियमों को बना करके, संविधान पूरी तरह से बना करके रेडी करने के लिए बनाई गई थी। तो 1950 वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। 26 जनवरी 1950 को तो ये संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, तो यहाँ भी सवाल नहीं उठता है। 14 सितंबर 1950 को भी सवाल नहीं उठता है। यहाँ डाउटफुल है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संविधान तो 14 सितंबर 1950 हो सकता है, ऐसी डाउटफुल कंडीशन हो सकती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 14 सितंबर 1949 सही ऑप्शन है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पास किया था और संविधान में इसको इंक्लूड किया गया था हिंदी को राजभाषा के रूप में, और इसीलिए 14 सितंबर को माय डियर फ्रेंड्स हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है हल्की फुल्की, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस वही रिक्वेस्ट है कि आप ऊबिए नहीं। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? सदल मिश्र, रामप्रसाद निरंजनी, श्रद्धाराम फुल्लौरी या राजा लक्ष्मण सिंह? प्रश्न संख्या 15वां का ऑप्शन सी सही है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, याद करने वाला क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 16वां देख लीजिए। इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंदायन, मधुमालती, हंस जवाहिर या मृगावती? सही ऑप्शन है ए, चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा की, सरस्वती की, इंदु की या चांद की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा। 18वां प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंग्रेजी शासनकाल में आपने सुना होगा कि कई ऐसे गवर्नर जनरल थी जिन्होंने अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया। अब हिंदी वाले बड़े परेशान हो गए थे, वो कहे भैया कि हिंदी हमारे देश में ही नहीं बोली जाएगी और स्कूलों में भी प्रयोग में नहीं रह जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? अब स्कूलों में हिंदी को प्रवेश दिलाने का श्रेय किसका है? यानी हिंदी बनी रहे, इसके लिए किसने प्रयास किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो जान लीजिए सही उत्तर जो 18वें का है वो है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बहुत प्रयास किया था कि हिंदी स्कूलों में बनी रहे। 19वां देख लीजिए। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? बड़ा ही जानदार प्रश्न। अब जिनको वर्णमाला अच्छी तरह से आती होगी वही इसको कर सकते हैं। देखिए भैया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। क्ष जो है ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है क्योंकि इसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर मिला है, और वो स्वर है अ बेचारा एक ऐसा स्वर है जो सबके सभी व्यंजन के साथ सामान्य रूप से मिला रहता है। अगर वो व्यंजन हलंत के साथ नहीं लिखा गया है तो क्ष जो है वो मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि मूल व्यंजन वो खुद रहता है और उसमें स्वर रहता है, उसमें कोई अन्य व्यंजन नहीं मिला होता है। जब 2 व्यंजन मिले होते हैं किसी व्यंजन के अंदर तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, और ऐसे व्यंजनों को मूल व्यंजन नहीं कहते। और हिंदी भाषा में उसकी वर्णमाला में आप जानते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर हैं। तो क्ष जो है वो मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें आधा क और मूर्धन्य श को मिलाया जाता है तब जाके क्ष बनता है, और अ तो मिला ही रहता है। कौन सा व्यंजन, अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? मूर्धन्य वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। 5 वर्गों को मिलाकर के स्पर्श व्यंजन बनते हैं, यानी 25 अक्षर हैं। हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर एक वर्ग का अलग अलग उच्चारण स्थान है। किसी का कंठ है तो किसी का तालु है तो किसी का मूर्धा है
तो किसी का दंत है, किसी का ओष्ठ है। अब देखते हैं कि मूर्धन्य जो है वो किसका है। च का तो तालु है, श, घ या ढ। अब जो घ है वो क वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो सवाल ही नहीं, ये पहला और लास्ट वाला। बच्चे ढ और श। अब ये वर्ग भी लिखा गया है, देखिए यहां मूर्धन्य के बाद एक शब्द लिखा गया वर्ग। श जो है वर्ग में नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। बचा क्या, ढ। ढ किस वर्ग का अक्षर है, ट वर्ग का। ट वर्ग को कौन सा वर्ग बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, मूर्धन्य वर्ग, क्योंकि इसका पूरा उच्चारण, इसके सारे अक्षर जो हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, सबका उच्चारण मूर्धा से होता है। चलिए मेरी वीडियो देखिए आप, वर्णमाला और वर्णों के प्रकार, उसमें मैंने क्लियर किया है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 21वां देखते हैं। अमीर खुसरो का काल क्या है, 11वीं शती, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो याद करने वाला विषय है, फिर भी बता देता हूँ, सी ऑप्शन सही है, 13वीं शती। 22वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन ब्रजभाषा के कवि नहीं हैं। ऐसे थोड़े उल्टे प्रश्न आ सकते हैं। ब्रजभाषा का कवि कौन है वो तो समझ में आता है, कवि नहीं है वो ढूंढना पड़ता है, तब थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कवि भूषण, देव, लालदास या नरोत्तम दास। आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि भूषण, देव और नरोत्तम दास ये ब्रजभाषा के कवि थे, इन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं, लेकिन लालदास ये ब्रजभाषा के कवि नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 23वां देखते हैं। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है। खड़ी बोली का क्षेत्र है ये तीनों, बांगरू का है, बुंदेली का है या मारवाड़ी का है। तो दिमाग लगाइए, अगर आपको आता है तो अगला प्रश्न देखिए, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं 23वां का बी ऑप्शन सही है, बांगरू। 24वां प्रश्न देख लीजिए। हतो हते हती, हतो हते हती किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप है। ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, बुंदेली में या बांगरू में। 24वां का ऑप्शन सी सही है, बुंदेली में। ये भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। प्रश्न संख्या 25। या वा, या अथवा वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है। या वा, या और वा, ये दो जो शब्दांश हैं, ये किस प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं ये किस बोली की पहचान है। खड़ी बोली की पहचान है, ब्रजभाषा की पहचान है, बुंदेली की है या अवधी की है। तो सही उत्तर है 25वां का ऑप्शन डी, अवधी की। चलिए प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। तो यहाँ अवधि सही था प्रश्न संख्या 25 में। 26वां देख लेते हैं। लिखा गया है किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है। मतलब ऐसी कौन सी बोली है जिसकी पहली यानी जो खास विशेषता जिसको कहते हैं प्रधान प्रवृत्ति, बहुत स्पेशल विशेषता उसकी ये है कि उसके शब्दों के अंत में औ का साउंड आता है। आप जानते होंगे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, रिकारांत, उकारांत, ऐसे ही होता है औकारांत। औकारांत कहने का मतलब है शब्द के अंत में औ का साउंड आना चाहिए। वो खड़ी बोली है या ब्रजभाषा है, अवधी है या कन्नौजी है। आप भी विचार करिए, अगर कुछ उदाहरण आपने सूरदास, मीराबाई या किसी का पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा या यूं ही पढ़ गए होंगे तो नहीं याद आएगा। 26वां देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में औ का अधिकतर ऐसा देखा गया है कि शब्दों के अंत में औ का साउंड आता है, औकारांत शब्द हैं, इसकी प्रधान विशेषता है ब्रजभाषा की। 27वें प्रश्न पर विचार करते हैं मित्रों। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली भाषा में पहला महाकाव्य कौन सा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो, क्या पॉसिबल है पृथ्वीराज रासो खड़ी भाषा में लिखा गया हो, सवाल ही नहीं। प्रिय प्रवास, साकेत या कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखा, साकेत किसने लिखा है,
मैथिली षणगुप्त में या किसी और ने, तो ये सब भी दिमाग में रखिएगा। प्रिय प्रवास, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मित्रों बताना चाहूँगा 27वें का बी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली में लिखा गया था और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अब देखिए यहीं 3 प्रश्न बन सकता है आपका, वो तीनों प्रश्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। खड़ी बोली प्रिय प्रवास किस बोली का प्रथम महाकाव्य है? पहला प्रश्न तो ये बन गया। अब कुछ ऑप्शन दे करके उसमें दे सकता है कि खड़ी बोली का महाकाव्य इसमें से कौन सा है, तो प्रिय प्रवास आप कह सकते हैं अगर कुछ ऑप्शन दिया गया है तो। और एक प्रश्न इसमें बन सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रिय प्रवास किस बोली का महाकाव्य है, तो कई प्रश्न इसमें उल्टा पुल्टा करके बनाए जा सकते हैं। तो प्रिय प्रवास जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? लो भाई, अब प्रिय प्रवास के बारे में जाना, अब जान लीजिए इसका रचना काल 1920 ईस्वी या 1918 ईस्वी या 1914 ईस्वी या 1910 ईस्वी। तो 28वें का सी ऑप्शन सही है, 1914 ईस्वी। 1914 में प्रिय प्रवास लिखा गया था। अब सोच लीजिए कि उस समय खड़ी बोली चालू हुई थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बेचारे ने बहुत प्रयास किया था, तब जाके खड़ी बोली अपने रूप में आई थी। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी इत्यादि महापुरुषों ने बहुत योगदान दिया। तो 1914 में पहला महाकाव्य लिखा गया, वो भी खड़ी बोली में लिखा गया था, वो था प्रिय प्रवास। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत जी की, नाथूराम शर्मा शंकर की, श्रीधर पाठक की, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। उत्तर है सही श्रीधर पाठक जी की। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? बड़ा ही मजेदार प्रश्न ये फिर से आ गया। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? अभी अभी ऊपर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था इसका, जिन लोगों को याद होगा वो कर लेंगे। सही उत्तर है इसका 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए सही है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रैक्टिस पेपर सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप इसमें से काफ़ी जानकारी हासिल किए होंगे। अब जो बातें भूल रही हैं उसके लिए एक चीज़ होती है, वो है रिवीजन, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको ये सच में पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए सेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।